हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एटलांटिक ओशियन 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला एक विशाल समुद्र। माना जाता है कि यहाँ पर शिप्स आते तो हैं पर कभी वापस जाते नहीं, न जिंदा और न ही मुर्दा। मानो ये समुद्र की गहराइयों में कहीं खो जाता है। इसके चपेट में न सिर्फ शिप्स बल्कि आसमान में उड़ रहे प्लेन्स भी आ जाते हैं, और वो भी विचित्र तरीके से समुद्र में क्रैश हो जाता है। 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैले इस समुद्र में लगभग 100 से भी अधिक हादसे हो चुके हैं। इसमें कुछ ऐसे हादसे भी शामिल हैं जिसका अब तक हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। 1964 में पहली बार विंसेंट गैडिज ने इन हादसों का जिक्र करते हुए आर्गोजी नाम का एक मैगजीन लिखा। विंसेंट ने इन हादसों के एरिया को ध्यान में रखते हुए 3 इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके मिलाया और इसे नाम दिया बर्मुडा ट्रायंगल। इस मैगजीन के पब्लिश होने के बाद ये खबर आग की तरफ फैलने लगी। इसके बाद कई सारे स्टोरीज भी बनने लगा, कई सारे किताबें छपने लगी, इवन इस टॉपिक पर मूवीज भी बनना शुरू होने लगा। कुछ मूवीज में तो ये भी दिखाया गया कि बर्मुडा ट्रायंगल में एलियंस आते हैं और इंसानों को अगवा करके उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई लोग इसे धर्म या गॉड से जोड़कर भी देखते हैं। स्टोरीज तो बहुत सारी है, पर इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स पर बातें करेंगे जिसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जा सके। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1492 यानी कि तकरीबन 527 साल पहले। अक्टूबर का महीना था। कोलंबस उन दिनों इसी रास्ते से गुजर रहा था। इसी यात्रा के दौरान उसे तेज लाइट चमकता हुआ दिखाई दिया। कोलंबस ने इस घटना को अपने डायरी में भी मेंशन किया था, पर समय के साथ साथ इस घटना को भुला दिया गया। 1492 से 1945 तक और भी कई हादसे हुए हो सकते हैं, पर हमारे पास इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। 9 जुलाई 1945 यूएस नेवी का एक ऑफिसर थॉमस अपने 10 क्रू मेंबर के साथ रात के 9 बजे उड़ान भरा। ये एक नाइट ट्रेनिंग फ्लाइट था। उड़ान के करीब 4 घंटे बाद इस प्लेन का संपर्क टूट गया। इसके बाद कोई भी SOS मैसेज या रेडियो सिग्नल नहीं मिला। उन दिनों SOS डिस्ट्रेस सिग्नल का इस्तेमाल होता था। अगर आपको नहीं पता कि ये SOS, पेन और मेडे क्या होता है, तो इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली सुबह एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया जो कि 10 दिनों तक चलता रहा। फिर भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। प्लेन्स में बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि पानी में तैर सकता है। फिर भी 10 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया, और इस तरह से ये घटना आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गया। इस घटना के 5 महीने बाद टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक ग्रुप 15 क्रू मेंबर के साथ फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन से उड़ान भरा। ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू थे, इसीलिए इनके साथ 28 साल के एक कमांडर भी थे। इन प्लेन्स को ईस्ट में जाना था और बहामस में बॉम्ब गिरा के कुछ दूर आगे जाना था। इसके बाद ऑलमोस्ट 90 डिग्री में मुड़ के 73 माइल्स तक उड़ान भरना था और फिर वापस उसी एयर स्टेशन में लौट आना था। इतना करने के लिए 2 से 3 घंटे का वक्त लगना था, इसीलिए इन प्लेन्स में लगभग 3 घंटे तक का ही फ्यूल भरा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी प्लेन्स अपने प्लान के मुताबिक बहामस में बॉम्ब गिरा के आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे 30 मिनट बाद सभी क्रू को अजीब सी घबराहट होने लगी। फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि प्लान को रद्द करके वापस एयरबेस चले जाएंगे। कमांडर ने सभी पायलट्स को पोजीशन चेक करने के लिए कहा, पर असल में किसी को भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो आखिर कहां पर थे। पायलट ने कहा कि मैं फ्लोरिडा एयरबेस को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरे दोनों कंपास काम नहीं कर रहा है। समय 3:50 हो रहा था। पायलट अगर सन के डायरेक्शन और समय की सही तालमेल करता तो उससे फ्लोरिडा का डायरेक्शन मिल सकता था, पर साफ मौसम होने के बावजूद भी देखते ही देखते अचानक बादल छाने लगा और सन तो जैसे अचानक से गायब ही हो गया। अब मौसम भी फ्लाइट 19 के खिलाफ हो चला था। न डायरेक्शन का पता चल रहा था और न ही सन का।
अब प्लेन्स में सिर्फ 1 घंटे का ही फ्यूल बचा था। पायलट लगातार ग्राउंड में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक मौसम में हुए बदलाव के कारण रेडियो फ्रीक्वेंसी भी लगातार बदल रहा था। अब सारे पायलट्स के पास बस एक ही ऑप्शन था, समुद्र के बीचों बीच टापुओं को देखकर दिशा का पता लगाना और फिर फ्लोरिडा में वापस चले जाना। पर फ्लाइट 19 के साथ ऐसा नहीं हुआ। इन सारे घटनाओं के बारे में रेडियो कम्युनिकेशन द्वारा फ्लोरिडा के ग्राउंड क्रू को भी बताया जा रहा था, पर ग्राउंड क्रू भी करता तो क्या करता। करीब 4 घंटे बाद फ्यूल खत्म हो गया और एक एक करके सभी प्लेन समुद्र में टकराते चले गए। शाम के 7 बजे एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया जो हवा के साथ साथ पानी में भी लैंड कर सकता था, पर 1.5 घंटे बाद यह रेस्क्यू प्लेन भी खामोश हो गया। घटना के 5 दिन तक 100 बार से भी ज्यादा उस एरिया में खोजबीन किया गया, पर प्लेन्स का कुछ भी पता नहीं चल पाया। 70 सालों तक फ्लाइट 19 के साथ हुई ये घटना राज ही बना रहा। इस घटना के बाद भी एक के बाद एक कई घटनाएं हुई और सभी के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। 1947 में 1, 48 में 2, 49 में 1, इसी तरह 1965 तक कई सारे घटनाएं होता रहा। यहाँ पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हजारों फीट ऊपर उड़ रहे प्लेन्स को बरमुडा ट्रायंगल अपने अंदर समा सकता है, तो पानी जहाज जो समुद्र के सरफेस में तैरता है उसके साथ कितना भयानक हादसा होता होगा। 1492 में पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है और इसके बाद कई शिप्स भी एक के बाद एक डूबने लगा। शिप्स में भी दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया जाता था, पर ये शिप्स जैसे ही बरमुडा ट्रायंगल में इंटर करता था कंपास दिशा दिखाना बंद कर देता था और ऐसे कंडीशन में कोई भी डायरेक्शन भूल सकता है। इसके बाद अचानक से हुए मौसम में बदलाव के कारण तेज लहर पैदा होता था और शिप्स इस लहर के चपेट में आ जाता था। अगर हम कंपास के प्रॉब्लम को इग्नोर कर दें तो शिप्स के साथ हुई सभी घटनाओं को हम नेचुरल डिजास्टर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल में मौसम का खराब होना या बड़ी बड़ी लहरों का बनना आम बात है। पर शिप्स में भी कभी कभी ऐसा हादसा होता था जिसे सॉल्व करना कई दशकों तक इंसानों के लिए सोच से भी परे था। और देखा जाए तो इन्हीं सारे घटनाओं के कारण एलियंस और सुपरनेचुरल पावर जैसे थॉट्स जन्म लेते हैं। तो आइए जानते हैं ये घटनाएं किस तरह से घटित होता था। समुद्र बिल्कुल शांत होता था, कोई भी तूफान कोई भी लहर नहीं होता था। शिप्स बड़े ही आराम से ट्रेवल करता और फिर अचानक से पानी के अंदर धंसने लगता था, जैसे कोई इंसान दलदल में धंसने लगता है। शिप्स में कोई भी लीकेज कोई भी डैमेज नहीं होता था, फिर भी ये पानी में तैरने के बजाय पानी के अंदर धंसने लगता था। यहाँ पर एक प्रोफेशनल स्विमर भी तैर नहीं पाता था। लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो सभी चीजों को अपने अंदर खींच रहा हो। घटना यहीं तक नहीं रुकती। ऐसे अजीबोगरीब घटनाओं के शिकार हुए शिप्स में से ज्यादातर शिप्स को खोजा नहीं जा सका। वो समुद्र के किस हिस्से में चला गया ये आज तक एक राज ही है। शिप्स और प्लेन्स के साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं के बाद अच्छे से अच्छा साइंस लवर भी मिस्ट्रीज और सुपरनेचुरल पावर जैसे बातों में विश्वास करने लगेगा। इससे पहले कि आप भी इन बातों पर विश्वास करें, हम बरमुडा ट्रायंगल के हर मिस्ट्रीज को सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। इस घटना की शुरुआत हुई 9 जुलाई 1945 से। यूएस नेवी 10 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरा। ये प्लेन बरमुडा ट्रायंगल के तरफ जाते ही अचानक इससे संपर्क टूट गया और फिर इस प्लेन का पता नहीं चल पाया। घटना के 5 महीने बाद 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक ग्रुप उड़ान भरा और ये बरमुडा ट्रायंगल के चपेट में आ गया। पर यह हादसा अपने पीछे काफी सारे क्लू यानी कि सबूत छोड़ गया। उड़ान के तुरंत बाद ही अचानक से मौसम में बदलाव हुआ था। सारे प्लेन्स तेज तूफान के चपेट में आ गया था। पर कैसे इतने कम समय में मौसम में इतना बड़ा बदलाव हो गया? इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था। पर कुछ सालों पहले नासा ने बरमुडा ट्रायंगल की एक फोटो पब्लिक करते हुए कहा कि ये हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण होता है। पर हेक्सागोनल क्लाउड्स के बारे में समझ पाना आम इंसानों के सोच से परे था। ये हेक्सागोनल क्लाउड्स आखिर है क्या
और कैसे ये मौसम में इतनी तेजी से बदलाव ला सकता है, इसका जवाब हमें मिला वॉयेजर तथा कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के मिशन के दौरान। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के रास्ते से गुजर रहा था और तभी हमें पहली बार हेक्सागोनल क्लाउड्स के बारे में जानने को मिला। इस तरह के क्लाउड्स में क्लाउड्स और एयर सेंटर का चक्कर लगाते हैं। ऐसे क्लाउड्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये 273 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर को पंप यानी कि धकेल सकता है। नासा के सैटेलाइट्स ने इन्हीं हेक्सागोनल क्लाउड्स को बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर देखा था। इन क्लाउड्स के कारण तेजी से मौसम में बदलाव होना तो नॉर्मल है। फ्लाइट 19 में हुए मौसम में बदलाव के बाद भी एक बड़ी समस्या कंपास में था। पर क्यों सभी प्लेन्स का कंपास एक साथ बंद हो गया? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर कंपास कैसे काम करता है। दोस्तों, एक कंपास के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप धरती पर कहाँ पर खड़े हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास है तो ये हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ ही डायरेक्शन बताएगा। अगर हम धरती के कोर में देखें तो हमें मेटल कोर मिलेगा जो पृथ्वी के साथ घूमती रहती है और इसी घुमाव के कारण पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ हमेशा अट्रैक्ट करता है, जबकि नॉर्थ और नॉर्थ या फिर साउथ और साउथ हमेशा रिपेल करता है। कंपास में एक बेहद हल्का और फ्रिक्शनलेस नीडल होता है जिसमें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है। इसका आकार छोटा, हल्का और फ्रिक्शनलेस होने के कारण ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ढल सकता है। हमारा अर्थ खुद एक बड़ा सा मैग्नेट है, इसीलिए आप धरती पर कहीं भी हो, कंपास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके डायरेक्शन का पता कर लेगा। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कंपास बरमूडा ट्रायंगल में फेल क्यों हो जाता है। साइंटिस्ट इस सवाल का पता लगाने के लिए बरमूडा ट्रायंगल की जमीन की जांच किया। इस जांच से ये पता चला कि इसके जमीन के बहुत से हिस्सों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है और ऐसे में कंपास कंफ्यूज हो जाता है एक से अधिक मैग्नेट होने के कारण, और कंपास में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। फ्लाइट 19 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फ्लाइट 19 के लास्ट लोकेशन को ट्रैक किया गया और वहां की जमीन को जांच करने के बाद ये पता चला कि उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है जो कंपास और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच बाधा डाल रहा था, जिसकी वजह से प्लेन अपने डायरेक्शन से भटक गया। दोस्तों, हम अपने आसपास पेड़ पौधे और कई सारे बिल्डिंग्स देखते हैं जिससे हमें आसानी से दिशा का अंदाजा हो जाता है, लेकिन जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है वहां पर दिशा का भ्रम होना तो नॉर्मल सी बात है। और अगर उसी वक्त कंपास भी खराब हो जाए तो फिर पायलट को गलत डिसीजन लेने से कोई नहीं रोक सकता, और ऐसे गलतियों को कहा जाता है पायलट एरर। मोस्ट ऑफ द प्लेन क्रैश पायलट एरर और खराब मौसम की वजह से हुआ था। बरमूडा ट्रायंगल में कोई भी मिस्ट्री नाम का चीज नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको टर्बुलेंस के बारे में पता होगा। जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसके जेट इंजन से एग्जॉस्ट गैस तेजी से बाहर निकलता है जो एयर प्रेशर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। इसीलिए तो एक प्लेन के टेक ऑफ के बाद दूसरे प्लेन को उसी रास्ते में तुरंत टेक ऑफ करने की अनुमति नहीं दिया जाता जब तक कि एयर प्रेशर फिर से एक समान ना हो जाए। इस तरह से एयर प्रेशर में बदलाव को कहा जाता है टर्बुलेंस। पर यह टर्बुलेंस सिर्फ प्लेन ही नहीं क्रिएट करता, बल्कि ऊंचे पर्वत, पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ जमीन से जब एयर पास होता है तो धरती समतल ना होने के कारण एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और हवाएं तेजी से चलना शुरू हो जाता है। देखा जाए तो बरमूडा ट्रायंगल चारों तरफ टापुओं से घिरा हुआ है, यानी कि ये आसानी से लहरें बना सकती है और नॉर्मल या छोटे शिप्स को पानी में डुबो सकती है। इसके अलावा अगर शिप्स हेक्सागोनल क्लाउड्स के बीच में आ जाए तो ये बड़े से बड़ा शिप भी डुबो सकता है। इसके अलावा शिप्स में भी कंपास का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, और बरमूडा ट्रायंगल में कंपास का क्या हाल होता है ये अभी अभी हम देख चुके हैं। शिप्स में ज्यादातर घटनाएं मौसम की खराबी की वजह से हुआ है और इसे किसी भी तरह का मिस्ट्री कहा नहीं जा सकता। पर शिप्स में से कुछ घटनाएं बेहद ही अजीबोगरीब था। मौसम बिल्कुल साफ होने के बावजूद भी, शिप्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी ये पानी में तैरना बंद कर देता था।
इवन कोई भी इंसान वहां पर तैर नहीं पाता था। ऐसे हादसों में शिप्स का मलबा इतनी गहराई में चला जाता था कि इन शिप्स को दोबारा खोजा नहीं जा सकता था। पर क्यों? दोस्तों, आज हम जानते हैं शिप्स को इसीलिए खोजा नहीं जा सकता क्योंकि समुद्र के कुछ हिस्से इतने गहरे हैं कि उतनी गहराई में जाना इंसानों की बस की बात नहीं है। इवन सनलाइट भी उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। अर्थ के अंदर कई सारी परतें हैं। अर्थ के कोर से कई सारे गैसेस बाहर निकलते हैं और समुद्र जितना गहरा होगा उतना ही कोर के नजदीक होगा। शायद इसीलिए ऐसे जगहों पर मीथेन गैस निकलता है और ये गैस समुद्र के पानी के डेंसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से शिप्स पानी में तैरना बंद कर देता है और फिर पानी में डूब जाता है और फिर शिप्स का मलबा इतनी गहराई में चला जाता है जहां पर इसे खोज निकालना नामुमकिन है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, हम इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज एक दलदल है जो अब सूख चुका है। अगर आप इस दलदल के ऊपर से गुजरोगे तो आराम से गुजर सकते हो, पर उसी सूखे दलदल में अगर ढेर सारा पानी डाल दे तो वो वापस दलदल बन जाएगा। यानी कि पानी के मिल जाने से दलदल की डेंसिटी कम हो गया। ऐसे में अगर आप इसके ऊपर से गुजरोगे तो आसानी से इसके अंदर धंसते चले जाओगे। ठीक ऐसा ही पानी के साथ होता है। जब मीथेन गैस पानी से मिल जाता है और पानी का डेंसिटी कम कर देता है, पानी का डेंसिटी कम हो जाने के कारण शिप्स तैर नहीं पाता है और पानी में डूब जाता है। तो ये थी कुछ मिस्ट्रीज जिसे हमने सॉल्व किया। अगर आपके मन में अब डर की भावना महसूस हो रहा है, अगर आपको डर लग रहा है बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ट्रेवल करने से, तो इस डर को भी हम निकाल देते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल में कई सारी घटनाएं 1940 से 1960 के बीच हुआ था और उस वक्त हम टेक्निकली उतने एडवांस नहीं थे। पर आज हमारे पास जीपीएस है, सैटेलाइट्स है, जो पूरी पृथ्वी पर एक्यूरेसी से नजर बनाए हुए रखता है। कौन सा प्लेन या शिप कहाँ है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। इवन वेदर की भी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो काफी एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकता है और खतरे से पहले ही हमें अलर्ट कर सकता है। इसीलिए तो प्लेन्स और शिप्स की घटनाएं अब बरमूडा ट्रायंगल पर सुनने को नहीं मिलता। आज के दौर में बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते से कई सारे प्लेन्स, कई सारे शिप्स गुजरते रहते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बिजी रूट बन चुका है। बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री था और कई दशकों तक मिस्ट्री ही बना रहा, पर अब हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि मिस्ट्रीज के पीछे की साइंस को आसानी से समझ सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगा है। उम्मीद करता हूँ इस मेहनत के बदले आप इसे एक शेयर जरूर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।